स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है, जिसमें मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सट्टे और जुए के में आपको अंतर बताया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक नया टॉपिक है, व्यवसाय एवं पेशे से आय संबंधित सामान्य प्रावधान क्या है। देखिए, अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, ठीक है, लेखांकन पद्धति के दो सिस्टम है। इसमें भी आपसे कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल इतना नहीं है। इसमें एक है व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक पद्धति। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक पद्धति ये एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत हम व्यवसाय से संबंधित सभी लेखों को रखते हैं। दूसरी बात, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इन सब के एडजस्टमेंट होते हैं। आप जानते ही होंगे इनके बारे में, फिर भी हिंदी में और दोबारा बता देता हूँ। बकाया खर्चे, पूर्व पूर्वदत्त खर्चे, अर्जित आय और अनार्जित आय, इन चारों के एडजस्टमेंट इसमें किए जाते हैं और सभी एक्सपेंसेस इसमें अलाउ होते हैं। ये एक व्यापारिक पद्धति है। अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखी जाती है। तो देखिए, दूसरा ऐसा इसमें एक और चीज, नई चीज डाली है इसमें कि यदि करदाता व्यापारिक पद्धति के को अपनाता है तो उसे दो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण हेतु एक है एनएएस फर्स्ट, राष्ट्रीय लेखांकन प्रथम प्रमाण प्रथम, इसको अपन नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कहेंगे। और दूसरा है पुरानी अवधि के समायोजन एवं असामान्य मदों के प्रकटीकरण हेतु एनएस टू नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा यदि वो व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक पद्धति को फॉलो करता है। दूसरी होती है रोकड़ पद्धति, कैश सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि व्यवसायी, खास तौर से यह जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनके लिए यूज़फुल है। जो राशि उनको प्राप्त हो गई है, जो फीस उसको प्राप्त हो गई है, उसको इनकम मानेंगे। यदि कोई फीस बकाया है तो उसको इनकम नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से जो खर्चा हमने भुगतान कर दिए हैं उनको तो हम खर्चा मानेंगे, बाकी को हम खर्चा नहीं मानेंगे। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या प्रीपेड एक्सपेंसेज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम का कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होता है। लेकिन यदि उसको कोई डेप्रिसिएशन या कोई बैड डेट्स या कोई माल की हानि से संबंधित किसी तरह का यदि कोई नुकसान होता है तो वो इसमें दे है, वो इसमें ये मतलब नहीं है कि भाई कैश सिस्टम है तो उसको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। इसी तरह से यदि कोई हानि है किसी तरह की तो बैड डेट्स है तो वो भी इसमें अलाउ होगा एक्सपेंसेस के रूप में। और ये खास तौर से पेशेवर का मतलब ये है कि चिकित्सक, जानते हैं आप, पेशेवर से पहले भी मैंने बता दिया था पेशेवर की डेफिनेशन। चिकित्सक है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, इन सबको इस कैटेगरी में लेते हैं। अब एक और सिस्टम क्या रहता है जिसको कहते हैं मिश्रित पद्धति, दोनों की मिश्रित पद्धति। पहले कोई टाइम में मिश्रित पद्धति भी अलाउ हुआ करती थी, आजकल ये मिश्रित पद्धति अलाउ नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप समझते हो, समझ लीजिए कि जहां व्यापारिक, कुछ मामलों में व्यापारिक पद्धति यूज करते हैं और कुछ मामलों में रोकड़ पद्धति यूज करते हैं तो उसको मिश्रित पद्धति कहते हैं। हालांकि अब इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रावधान खत्म कर दिया है। फिर भी आप ये लिख सकते हैं कि भाई कि आयों के संबंध में तो इसमें क्या करते थे, पहले क्या होता था, आयों के संबंध में तो कैश पद्धति यूज करते थे और एक्सपेंसेस के रूप में व्यापारिक पद्धति यूज होती थी। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है, इसलिए मिश्रित पद्धति अब नहीं है प्रचलन में। नेक्स्ट पॉइंट, अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखना। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए तो थोड़ा सा टिपिकल वाली बात है, फिर भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिनमें व्यवसायी को अपने खाते अनिवार्य रूप से रखने पड़ते हैं। तो करदाताओं को दो श्रेणी में बांटा गया है इसमें। एक तो विशिष्ट प्रकार का पेशा करने वाले व्यक्ति, है ना। इसमें क्या है कि विशिष्ट प्रकार का पेशा करने वाले व्यक्ति में जैसे वकील है, वकालत करने वाले हैं, चिकित्सक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। इनको इस कैटेगरी में, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर, इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। इनके लिए कहा गया है कि यदि इनकी सकल प्राप्तियां, देखिए इनकम से मतलब नहीं है, सकल प्राप्तियां यदि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हैं करंट प्रीवियस में या पिछले 3 वर्ष में, कभी भी यदि 1.5 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट रही है तो उनको गत वर्ष में नियम 6F के अंतर्गत उनको अपने खाते रखने पड़ेंगे।
तो आपको 6F ध्यान रखना है, नियम 6F के ध्यान रखना है, और सकल प्राप्ति लिखनी है, इनकम नहीं लिखनी है। देखो प्राप्ति में और इनकम में फ़र्क है, इसमें एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं इनकम वाले में। तो इसमें सकल प्राप्तियाँ यदि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो उनको विशिष्ट श्रेणी के पेशेवर लोगों को, विशिष्ट श्रेणी के पेशेवर में आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इनको आप ले लें, है ना, लिख दें आप एग्जाम्पल के रूप में। और इस तरह से इनको यदि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की रिसिप्ट होती है, सकल प्राप्तियाँ होती हैं, तो उनको नियम 6F के अंतर्गत खाते रखने पड़ेंगे। ऐसे पेशेवर जिनका सकल प्राप्तियाँ पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं रही हैं, तो उनको 6F के अनुसार खाते रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि 6F के अंतर्गत, 6F के अंतर्गत यदि वो खाते रखते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है। अन्य प्रकार के कोई भी व्यवसायी हैं, अनिर्दिष्ट पेशेवर हैं या अन्य प्रकार के व्यवसायी हैं, यदि गत वर्ष में उनकी आय की बात है, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आय है 2.5 लाख रुपए से अधिक हो या उसकी सकल प्राप्तियां 25 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, तो उनको अपने व्यवसायिक पद्धति से जो भी बुक्स रखने होंगे, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, उसे रखने पड़ेंगे, और जिससे कि कर निर्धारण अधिकारी को उसकी आय की गणना करने में साव मतलब सुविधा रह सके। अन्य प्रकार के व्यवसायी, इसके अलावा यदि कोई व्यवसायी है जो मैंने 2.5 लाख इनकम या 25 लाख रुपए जो उसकी ग्रॉस रिसीप्ट बताई है, इसके अलावा यदि कोई व्यवसायी है, कोई पेशेवर व्यक्ति है जिनकी 1.5 लाख रुपए से कम सकल प्राप्तियां हैं, तो वो अपने हिसाब से बुक्स रखें, इसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक पॉइंट और मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो है परिकल्पित आय के संबंध में लेखे अनिवार्य नहीं है। ये एक पॉइंट है, वो परिकल्पित आय, प्रेजम्पटिव इनकम के बारे में बताएंगे। जब ऐसा पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगा, धारा 44AE है उसमें, तो वहाँ जब आएगी तब मैं अलग से पॉइंट बताऊंगा। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ जैसे नियम भी याद रखने पड़ेंगे और सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मैं उसको अवॉइड कर दूंगा। मैंने इसमें जैसे आपने एक बार सुन ली मेरा वीडियो, अब यदि आप केवल अंडरलाइन को पढ़ लेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सारा आपको ध्यान रख जाएंगे, क्योंकि पूरी कहानी एग्जाम डेज में पुराना दोबारा पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने एक बार सब चीज़ें बता दी हैं आपको। इस वीडियो को 2 बार सुन लें, और फिर यदि आप इस अंडरलाइन को ही ध्यान में रख लेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं है इन दोनों पॉइंट में, पर लेकिन मैं कहूँगा कि भाई इसमें 10 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का 10 नंबर के आते हैं या फिर 20 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर का तो इसमें थ्योरेटिकल भी नहीं बनता है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें कहीं से वो पूछ सकते हैं। व्यापारिक लेखांकन पद्धति के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तक के संबंध में क्या इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन नई चीज़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।